गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को मैं आनुवांशिकता तथा जैव विकास पाठ के अंतर्गत मेंडल के दोनों जो प्रयोग थे, जो एक संकर संकरण था और जो द्विसंकर संकरण है, उसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिंग निर्धारण, कि किस प्रकार से मेंडल के प्रयोगों को इस्तेमाल करके हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि मनुष्यों में जो संतति या संतान जो उत्पन्न होती है उसका जो लिंग है वो क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा हम एक फ्लो चार्ट समझेंगे। आप इसे ध्यान से समझिए, आपकी बुक में भी है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं, देखिए कि यहाँ हमारे पास मान लीजिए, यहाँ हम बात करें पिता, हमने लिया पिता और माता, ठीक है। तो पिता में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो टाइप है, या जिसे हम, आप लोगों को याद हो, जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं, वो होता है XY, जबकि माता में होता है XX, ठीक है। जिस समय इसमें से युग्मक बनते हैं, युग्मक जिन्हें हम और क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। तो जिस समय इनमें युग्मक बनते हैं तो ये X और Y अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह मादा में भी 2 X अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जिस समय इनका फ्यूज़न होता है, यानी कि जिसे हम जाइगोट कहेंगे इंग्लिश में, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज, ठीक है। यानी जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या चांसेस हैं कि या तो पिता का X माता के इस X से मिल सकता है, तो ऑप्शन आ जाता है XX, या पिता का ये X माता के इस X से मिल सकता है, तो ये आ सकता है XX। पिता का Y माता के इस X से मिल सकता है, तो ये आता है XY, और ये Y इस X से भी मिल सकता है, तो फिर से आता है XY। तो इस केस में अगर हम देखें, जब XX है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, तो जो संतति होगी, ठीक है, जो संतति होगी या जो संतान उत्पन्न होगी, यदि दोनों X हैं तो वो होगी लड़की। तो ये भी दोनों X हैं तो लड़की। ये X और एक Y, जैसे आपने यहाँ देखा पिता के में एक X एक Y है, तो यानी एक X एक Y हो तो उत्पन्न होता है लड़का, और यहाँ भी एक X एक Y हो तो उत्पन्न होता है लड़का। यानी कि पिता और माता के जो हमारे गैमेट्स होते हैं उनके संयोग से 50-50 चांसेस हैं कि या तो लड़की उत्पन्न होगी या लड़का उत्पन्न होगा। तो यदि दोनों जीन XX आ जाते हैं तो लड़की होती है, यदि एक X और एक Y आ जाता है तो लड़का उत्पन्न होता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि क्योंकि माता में या जो भी मादा होती हैं उनमें दोनों जीन XX टाइप के होते हैं, और पिता में दोनों जीन अलग अलग टाइप के हैं, यानी एक X है और एक Y है। तो यदि लड़का होगा या लड़की होगी, इसका जो निर्धारण है वो पिता के जीन्स से होता है, ना कि माता के जीन्स से, क्योंकि पिता में ही ये Y जीन है जो ये निर्धारित करेगा कि लड़का होगा, या ये X जीन निर्धारित करेगा कि लड़की होगी। माता के तो दोनों जीन बराबर हैं, ठीक है। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पे हमारे पास, आप अगर अपनी बुक में भी देखें तो ये बुक में भी आपके पास ये सेंटेंस है, ठीक है। ये आप ये ध्यान यहाँ से देख सकते हैं। ये एक जैसे एक क्वेश्चन तो यहाँ है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इसकी पूरी व्याख्या इसके दी हुई है कि किस तरह से ये पता चलता है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ देखेंगे तो इस लाइन में यहाँ लिखा भी हुआ है इस पैराग्राफ में कि सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वे लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़की, और जिसे पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़का उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन लिंग निर्धारण का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बुक से अपने आप ध्यान से पढ़ेंगे, बुक में ये बहुत अच्छे से समझाया भी गया है। अब आप यहाँ पे इसमें देखेंगे,
अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो अब अगला टॉपिक है ये है विकास। अगर आपने टॉपिक चैप्टर का ध्यान से समझा हो तो उसमें हमारे पास दो टॉपिक थे, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता हमने पढ़ लिया है और अभी अगला जो टॉपिक है ये है जैव विकास। तो जो विकास है उसके विषय में आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब आप समझिए विकास क्या होता है। विकास का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस तरह से हम ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ था कि सृष्टि के उत्पन्न होते ही, ऐसा ही नहीं हुआ कि सृष्टि के उत्पन्न होते ही पहले ही दिन से मनुष्य उत्पन्न हो गया या ये जितने विकसित जीव हम आज की डेट में देखते हैं वो हो गए, ऐसा नहीं हुआ। ये सब जो जीव हैं ये धीरे 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 विकसित हुए। उसके विषय में उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिखाया है, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ उन्होंने दिखाया है कि यहाँ हमारे पास ये थे बीटल्स। बीटल्स क्या होते हैं? बीटल्स भृंग उन्होंने दिया है, जैसे कि ये होते हैं, जैसे हम वो कहते हैं भंवरे, एक तरह से भंवरे जैसा एक कीड़ा समझ लीजिए आप, फूलों में रहने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बीटल्स हैं उन्होंने हमारे पास 3 स्थितियाँ दिखाई। यहाँ हमारे पास लाल बीटल थे। पहली स्थिति के अंतर्गत हुआ ये कि उनके जीन में कुछ विभिन्नता उत्पन्न हुई और एक नीला बीटल उत्पन्न हो गया। ठीक है। अब ये जो लाल बीटल थे ये हरी घास में बहुत आसानी से, जो कौवे थे उन्हें दिख जाते थे, तो कौवे जो थे वो सारे लाल बीटल खाने लगे। तो इस तरह धीरे धीरे लाल बीटल की संख्या कम होती चली गई और नीले बीटल की संख्या बढ़ती चली गई। ये बढ़ते 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 एक समय ऐसा आया, क्योंकि कौवों को जो थे ये नीले नहीं हरे हैं, मतलब आप हरे समझिए, बुक में आपको नीला सा दिखेगा। तो धीरे धीरे हुआ ये कि लाल बीटल हरी घास में आसानी से दिख जाते थे, तो कौवे उन्हें खाते जाते थे, तो वो ख़त्म हो गए। और जो हरे बीटल थे वो दिखाई नहीं देते थे, इसलिए वो बच गए। और आगे जो संतति आई बीटल्स की वो सारी कैसी आई? हरी आई, और लाल जो थी वो ख़त्म हो गई, जबकि एक समय में लाल बीटल थे। ये सच, मतलब ये सच घटना नहीं है, ये एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। दूसरी स्थिति देखिए कि एक हमारे पास एक जगह पे लाल बीटल और उसी तरह एक हरा बीटल आ गया। धीरे धीरे लाल बीटल की संख्या, वहाँ पे कौवे नहीं थे तो लाल बीटल जो थे वो बढ़ते चले गए, धीरे धीरे थोड़े हरे बीटल भी बढ़े। लेकिन अचानक ऐसा हुआ, एक दिन वहाँ पे हाथी आए और हाथी का घूमते घूमते जो पैर था वो लाल बीटल वाली संख्या पर पड़ गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बीटल्स ने अपने आप को किसी विशेष स्थिति के अनुसार कोई रंग जो है चुना, लेकिन यहाँ एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि हाथी का जो पैर था वो लाल बीटल पे पड़ा, लाल बीटल ख़त्म हो गए, तो फिर से कौन से बीटल पैदा होने शुरू हो गए? नीले हरे बीटल पैदा होने शुरू हो गए। अब उसके बाद तीसरी स्थिति उन्होंने दिखाई कि यहाँ पे हमारे पास लाल बीटल थे, लेकिन यहाँ पे एक तरफ से जिससे सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ गया, घास धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो जो लाल बीटल थे उनका जो, उन्हें खाना कम मिलना शुरू हो गया, तो उनका जो साइज़ था यानी आकार था वो छोटा हो गया, वो कमज़ोर होने शुरू हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे दोबारा से हरियाली आई, तो फिर से वो लाल बीटल पहले के जैसे ही हो गए। इससे हमें 3 चीज़ें पता चली। पहली चीज़ तो हमें ये पता चली कि यदि स्थिति विपरीत हो तो जो कोई भी प्राणी है या कोई भी जीव जंतु है वो अपने अंदर ऐसी विभिन्नता उत्पन्न कर सकता है जिससे कि वो क्या कर सके, उसमें सरवाइव कर सके, उन स्थितियों में अपने आप को जिंदा रख सके। दूसरी स्थिति ये है जिसमें हमारे पास इन बीटल्स का कोई रोल नहीं था, ना पर्यावरण का। ये बाई चांस ऐसा हो गया कि उसमें एक जो लाल गुण था, हाथी का पैर आने से ये भी लाल बीटल खत्म हो गए, बाई चांस ऐसा हुआ, और उसकी वजह से हरे बीटल आगे बढ़ते चले गए। तीसरी स्थिति में उन्होंने ये बताया कि यदि एक स्थिति ऐसी भी आई कि यहाँ पे भोजन कम हो गया तो बीटल कमज़ोर हुए, अगली पीढ़ी में भी वहाँ पे भोजन कम था तो बीटल कमज़ोर हुए, लेकिन जब वहाँ दोबारा हरियाली आई तो बीटल फिर से उसी साइज़ के हो गए। इसका मतलब ये था कि ये जो कमज़ोरी वाला जो लक्षण था ये पीढ़ियों में आगे नहीं गया, जैसे ही पुरानी परिस्थितियाँ आई वैसे ही बीटल जो थे अपने पुराने आकार में आ गए। तो इससे हमें विकास की कुछ परिस्थितियाँ पता चलती हैं, आप इसे यहाँ अपनी बुक से पढ़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण। अब हमारे पास क्या होता है, उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? उपार्जित लक्षण का अर्थ होता है वो लक्षण जो हम अपने
जीवन काल में प्राप्त करते हैं। यानी कि जैसे कि ये वाला हमारा स्थिति हुई कि यहाँ पर किसी प्रकार से भोजन की कमी होने की वजह से बीटल जो है कमज़ोर हो गए। तो ये लेकिन बीटल में आनुवांशिक रूप से में कमज़ोर नहीं है, ये एक विशेष परिस्थिति के कारण वो कमज़ोर हो गए और उसके बाद जैसे ही परिस्थितियाँ बदली वो दोबारा से क्या हो गए, फिर से हेल्दी हो गए। या जैसे हमारे पास बहुत से लक्षण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं खेलते हुए चोट लग जाए, हमारे शरीर पे कोई निशान आ जाए, वो उपार्जित लक्षण होता है। हमने मान लीजिए बच्चे ने डांसिंग सीखी, पेंटिंग सीखी, ये उपार्जित लक्षण होते हैं जो हम अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। ये उपार्जित लक्षणों की जो सूचना होती है वो हमारे जीन्स पर नहीं होती, इसलिए ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित भी नहीं होते। ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि आपके माता या पिता के शरीर पे मान लीजिए कोई चोट का निशान है तो वो आपके शरीर पर भी आ गया, नहीं, क्योंकि वो चोट का निशान उनका उपार्जित लक्षण है। या आपके माता या पिता को कोई ऐसी, मान लीजिए आपकी माता को कढ़ाई करना आता है तो ज़रूरी नहीं आपको भी कढ़ाई करना आता हो, क्योंकि वो उनका एक उपार्जित लक्षण था, ना कि वंशागत। जबकि आनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर तो डार्विन ने यहाँ पर ये हमारे पास इसमें आप देखेंगे, इनके विषय में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनके विषय में आप यहाँ से पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए। तो इन्होंने जो था, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले जो था जैव विकास का सिद्धांत दिया और उनका जो सिद्धांत था वो क्या था, उनका सिद्धांत था नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन उनका अर्थ ये था कि प्राकृतिक चयन से उनका अर्थ यह था कि जो प्रकृति होती है वो किसी भी जीव के अच्छे गुणों को स्वयं ही सिलेक्ट कर लेती है, चयन कर लेती है, और जो गुण अच्छे नहीं होते हैं वो, या जिन गुणों से उस जीव को सुरक्षित रहने में मदद नहीं मिलती है, वे गुण अपने आप ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में दिया, जैसे कि अभी हमने बीटल का भी एग्जाम्पल पढ़ा कि जो लाल रंग था वो बीटल के लिए नुकसानदायक था क्योंकि कौवे उन्हें बहुत आसानी से देख लेते थे। तो वो लाल बीटल का रंग धीरे धीरे कम होता चला गया और हरा बीटल जो था उस रंग से उनके अंदर क्या था, वो बच जाते थे, इसलिए हरा बीटल का रंग अपने आप आगे बढ़ता चला गया। या इसमें उन्होंने एक किसका एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक जिराफ का भी एग्जाम्पल दिया था। उनके अनुसार जो जिराफ थे वो पहले समय में जो थे कैसे थे, उनकी हाइट ऐसी थी, उनका जो शारीरिक संरचना थी वो घोड़े के जैसी थी। लेकिन समय के साथ साथ जिस जगहों पे जिराफ रहा करते थे वहाँ पर घास के मैदान खत्म होते चले गए, तो अब वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ बचे। तो उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने के लिए जिराफ जो थे उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाना शुरू करा। तो धीरे 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 कई 100,000 सालों बाद उनकी जो गर्दन थी वो लंबी हो गई। तो ये सब जो प्रयोग थे ये किसने दिए, डार्विन ने दिए। इसे हम उनका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। अब हमारे पास एक जो टॉपिक है वो है जाति उद्भव यानी स्पीसिएशन। जाति उद्भव का मतलब होता है कि जो नई जातियां हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। तो नई जातियों के उत्पन्न होने के लिए हमारे पास तीन मेजर फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास है, देखिए, आनुवांशिक विचलन, जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे परिवर्तन जीन में आते हैं वो धीरे धीरे वो जो जीन के जो परिवर्तन हैं वो किसी भी स्पीशीज़ में इकट्ठे होते चले जाते हैं और उसकी वजह से क्या आ जाता है, एक नया जीव उत्पन्न होता है, नई जाति उत्पन्न होती है। एक ये है हमारे पास भौगोलिक रूप से विलग होना। भौगोलिक रूप से विलग होने का अर्थ यह होता है कि इसमें उन्होंने ये समझाया कि जैसे कि मान लीजिए एक पौधे को ले लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पौधा, गुलाब ले लीजिए, तो एक गुलाब है वो भारत में उगता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से गुलाब की उस एक पौध को कोई इंसान मान लीजिए अमेरिका ले गया। अब जब वो अमेरिका में उगेगा तो वो अमेरिका के पर्यावरण के हिसाब से उगेगा। उसके बाद जब उसमें नई पीढ़ी आएगी यानी जनन कराया जाएगा तो उसके जो गुण हैं, गुलाब के पौधे का जनन वहीं अमेरिका के किसी पौधे से कराया जाए तो उसके जीन में परिवर्तन आएगा। तो जो यहाँ की जो गुलाब यहाँ रह गया उसके गुण तो वैसे ही चलते रहेंगे जो पहले थे, लेकिन जो गुलाब अमेरिका चला गया वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के वातावरण और वहीं की जातियों के साथ संकरण करने की वजह से उसमें क्या आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएंगे।
ठीक है। तो ये होता है भौगोलिक रूप से विलग हो जाना, ठीक है। उसके तो इस तरीके से कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से नई जातियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, देखिए कि सीमा में चील द्वारा कौवे समाप्त हो जाते हैं, परंतु दूसरी उप समष्टि में यह घटना होती जहां पर कौवों की संख्या बहुत अधिक है। परिमाणतः पहले स्थान पर भृंगों का हरा रंग का प्राकृतिक चयन नहीं होगा, जबकि दूसरे स्थान पर इसका चयन होगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी जगह पे कौवे ज़्यादा होंगे तो वो लाल बीटल्स को ज़्यादा खाएंगे। मान लीजिए किसी दूसरी जगह पे भी लाल बीटल है लेकिन वहाँ पे कौवे नहीं है तो वे लाल बीटल को नहीं खाएंगे। तो इसका अर्थ सिंपल सा ये हुआ कि ये प्राकृतिक चयन है या ये बाई चांस है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो सकता है, भौगोलिक परिवर्तन भी हो सकता है, जिसके कारण एक नई जाति उत्पन्न होती है। जहाँ कौवों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हरे बीटल्स मिलेंगे, जहाँ कौवे की संख्या कम है वहाँ लाल बीटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़ लेंगे, तो उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को भेजूँगी।